हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन चैप्टर नंबर 4 ले रहे हैं अकाउंटिंग का। और ये चैप्टर भी आपका एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। ये चैप्टर है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का सबसे पहले तो प्रोसेस क्या है और अकाउंटिंग को करने के कौन कौन से बेसिस होते हैं। तो सबसे पहले अपन प्रोसेस पे आते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस जो है उसमें आप पढ़ेंगे कि भाई सबसे पहले वाउचर बनता है। वाउचर से पहले भी एक स्टेप आप किया जाती है ट्रांजैक्शन की। सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगा, उसका वाउचर बनेगा। वाउचर से आपकी जर्नल एंट्री होती है। जर्नल से आप उसका लेजर बनाते हैं। लेजर से आप उसका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस से आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो ये पूरा एक चैनल है, ये पूरा प्रोसेस है जो कि अकाउंटिंग प्रोसेस कहलाता है। ये अपन ने चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था, यहाँ अगेन ये डिस्कस होगा, इस चैप्टर में आता है। देन आपका आएगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स के बेसिस क्या है भाई? आप अकाउंट्स तैयार कर रहे हो, उसके कोई बेस तो तय किए गए होंगे। तो अकाउंट्स तैयार करने के बेसिकली 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 होता है कैश बेसिस अकाउंटिंग, नंबर 2 होता है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। क्या होते हैं ये, इनके डिफरेंस क्या है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। कैश बेसिस अकाउंटिंग के क्या मीनिंग है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो सारे डिस्कस होंगे। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग के वही मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वो भी यहाँ डिस्कस होंगे। देन इन दोनों का आपका डिफरेंस आएगा कि हाँ भाई किस तरीके से कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस जो अकाउंटिंग है वो डिफरेंट है, वो भी अपन यहाँ देखेंगे। और देन एक आएगा हाइब्रिड अकाउंटिंग। हाइब्रिड को एक और नाम दिया गया है मिक्स्ड। मिक्स्ड क्यों? क्योंकि वो कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस की क्या है, मिक्स है। इसमें कैश बेसिस भी होता है और एक्रूअल बेसिस भी होता है। तो पूरे चैप्टर का मैपिंग की मैंने आपको लिस्ट बनाया है कि किस तरीके से जो है ये चैप्टर आपके सामने आएगा, किस तरीके से अपन चैप्टर को समझेंगे। हर चैप्टर के लिए एक ऐसा समरी चार्ट आपको बनाना चाहिए, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ रहे हैं। ऑब्वियस है, उसको अगर आप समराइज नहीं करेंगे, उसको कंक्लूडेड नहीं करेंगे तो कभी आपको याद ही नहीं होगी। मैंने क्या किया, इसके पूरे नोट्स तैयार कर रखे। आप इनके नोट जो है प्रिंट आउट कर लें और देन उनसे रीडिंग करें, जिससे कि लिखने का झंझट ही रहे, केवल समझने का झंझट रहे। जो एग्जांपल मैं बोलूं, जो कीवर्ड मैं बोलूं, वो साथ साथ जरूर लिख लेना। सही है? तो बहुत ही समराइज वे में मैंने चैप्टर को आपका समझाया है। तो अब आगे अपन इस चीज को नोट्स में से समझते हैं। तो चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं, दिस इज चैप्टर नंबर 4, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या प्रोसेस होता है पहले तो हम ये देखेंगे, फिर अकाउंटिंग करने के बेसिस क्या क्या होते हैं उनको अपन देखेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस की बात करते हैं। तो देखो ये प्रोसेस वैसे आप चैप्टर नंबर 1 में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हो, ये वापस आ रहा है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन को पहचानिए कि उसमें क्या हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आप अपनी वेरियस इनवॉइसेस को देखते हैं, कैश मेमो, परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस, पेइंग स्लिप, जो बैंक में पैसे जमा कराने के काम आती है, चेक बुक कि हमने किन किन को चेक दे दिया, पासबुक किन के चेक प्रेजेंट हो गए, ये सब चीजें। तो कुल मिलाकर में एविडेंस चाहिए होता है कि हाँ भी ट्रांजेक्शन हुआ है। तो द डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन का हमें एविडेंस देता है, इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले हमें सोर्स डॉक्यूमेंट से हमारे ट्रांजेक्शन का सोर्स पता करना पड़ता है। फिर उसका बन जाता है वाउचर। अलग अलग टाइप के वाउचर बनते हैं, सेपरेट वाउचर बनते हैं, परचेज के लिए अलग, सेल के लिए अलग, कैश ट्रांजेक्शन के लिए अलग, क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए अलग, अलग अलग टाइप के वाउचर बन जाते हैं। वाउचर से आपका नंबर आता है किसका, कि रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स इन द ओरिजिनल एंट्री, यानी आप जर्नल के अंदर या सब्सिडरी बुक्स के अंदर आप ट्रांजेक्शन को क्या कर देते हो, रिकॉर्ड कर देते हो। तो ये क्या कहलाता है, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब जब जर्नल एंट्री हो गई या सब्सिडी बुक में आपने टॉपिक को लिख दिया, तो आप उसे कहां ले आते हो, अब आप उसे लाते हो लेजर में। जर्नल से टॉपिक को लेजर में लाने के टॉपिक प्रोसीजर को आप जो कहते हैं वो कहते हैं पोस्टिंग। तो आप लेजर में इस चीज को ले आते हो। और लेजर देखो एक प्रिंसिपल बुक है, और सबके क्या होते हैं कि रिस्पेक्टिव अकाउंट्स बन जाते हैं लेजर में। लेजर एक प्रिंसिपल बुक है, ये बात यहाँ लिखी है। यहाँ हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं हर के लिए, जैसे राम का अकाउंट अलग से बनेगा, परचेज का अकाउंट अलग बनेगा, सेल का अकाउंट अलग बनेगा, एसेट्स का अकाउंट अलग बनेगा। इस तरह से डिफरेंट अकाउंट, एक्सपेंसेस का अकाउंट अलग बनेंगे। इसी तरह से सैलरी का अकाउंट, रेंट का अकाउंट, डिस्काउंट का अकाउंट, सबके सेपरेट अकाउंट बनते हैं। और ये प्रिंसिपल बुक होती है, ये कहलाती है लेजर। तो सबसे पहले जर्नल हुआ, जर्नल के बाद लेजर हो गया। लेजर से अब आप उसकी समरी बनाएंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर, और ट्रायल बैलेंस से आप बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस तो हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस तो हम बनाते हैं कि हमने जितनी भी लेजर पोस्टिंग की हैं वो सही की हैं या नहीं की हैं, उनको चेक करने के लिए। अगर ये टैली हो जाए
तो बहुत ही अच्छी बात कि आपकी सब कुछ सही है, लिखा हुआ भी है। ट्रायल बैलेंस इज a statement prepared with the debit and credit balances of ledger to check the arithmetical accuracy of posting। याद कर लो ये लाइन, स्टार मार्क लगा रहा हूं, to check the arithmetical accuracy of posting। ये वाला ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं। अगर ये ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें टैली हो गई तो इसका मतलब आपने जितनी भी एंट्रीज की हैं वो सारी आपने सही की हैं, अदरवाइज कोई ना कोई गलती रह गई है। सही है। और फिर आपके आ जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो और एक स्टेटमेंट बनाते हो बैलेंस शीट। सही है। इनके लिए चैप्टर नंबर आप आगे 19 एंड 20 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तब अपन इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, अभी तो आप इनका नाम ही याद कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन करने के लिए ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए आपका बैलेंस शीट बनता है। तो ये आपका पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है जो कि आपने समझा। अब अपन चलते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस तो हो गया, अब अपन आएंगे किस पे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। तो देखिए बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है। तो देखिए अकाउंटिंग के जो बेसिस होते हैं वो बेसिकली दो होते हैं, ठीक है। एक होती है कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक आपकी होती है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। वैसे मैं आपको बता दूं 99% जगह पे एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग की काम आती है, ओनली 1% प्लेसेस ऐसी होती हैं, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी आगे जाकर आप पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 22 में आपका ये आएगा, उसमें आप कैश बेसिस अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अदरवाइज सभी जगह आपकी क्या है, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग ही होती है। सही है। हर चीज के अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। कैश बेसिस अकाउंटिंग जो है इजी होती है तो उसके एडवांटेज ये हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होती है तो उसका डिसएडवांटेज है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देती है, तो ये कुछ कमियां भी है। पहले अपन इसको समझते हैं कि ये है क्या कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, फिर उनका जो डिफरेंस है नेक्स्ट पेज पे आप वो भी पढ़ेंगे कि कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में क्या होता है। तो देखिए जैसे मैं आपको बताता हूं कि आपने सैलरी जो आपके नौकर काम करता है उसकी सैलरी टोटल है 12,000। सही है। और आपने उसमें से पेड की है इस साल सिर्फ 10,000, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग कितनी है अभी भी 2,000। ठीक है। सैलरी का टोटल खर्चा कितना है 12,000 और आपने पेड की है 10,000, आउटस्टैंडिंग है 2,000। तो देखिए कि एक्रूअल बेसिस तो आपको ये बोलता है, एक्रूअल जो बेसिस है वो आपको ये बोलता है कि आपका एक्सपेंस जो है वो 12 का ही हुआ है। सर 2,000 तो पे ही नहीं किया, तो एक्रूअल कहता है मैं पे करने से क्या मतलब है, खर्चा तो 12 का हुआ है ना, हम तो 12 ही मानेंगे। लेकिन यही खर्चा अगर हम कैश बेसिस की बात करें तो कैश बेसिस ये कहता है पे कितना किया, पे तो 10 ही किया, तो वो आपका खर्चा कितना मानता है, सिर्फ 10 ही मानता है। सही है। तो एक्रूअल बेसिस कहता है आउटस्टैंडिंग भी आपका खर्चा है, पे नहीं किया तो क्या हुआ, खर्चा तो हुआ ही है। इस साल पे नहीं करोगे तो अगले साल पे करोगे, पे तो करना ही पड़ेगा ना। तो एक्रूअल बेसिस कहता है खर्चा कितने का हुआ 12 का, जबकि कैश बेसिस कितना कहता है क्या पे जब आपने 10 किया है तो हम खर्चा 10 का ही मानेंगे। सही है। ये इसी का डिफरेंस है। ऐसे इनकम के लिए भी होता है कि इनकम आपको मान लो रिसीव हुई है 10, 2 मिलनी बाकी है, तो ये इनकम पूरी 12 ही दिखाएगा। लेकिन कैश बेसिस कहेगा नहीं मिली जब 10 है तो हम तो 10 ही लिखेंगे। तो कैश बेसिस में जो ध्यान होता है वो पूरा का पूरा कैश पर होता है कि आपके पास कैश कितना आया और कितना गया। एक्रूअल हमेशा टोटल को देखता है। एक्रूअल किसको देखता है, टोटल को देखता है। तो ये इनमें जो बेसिक डिफरेंस है ना वो आपका होता है, जो कि आपको ध्यान रखना है, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग और कैश बेसिस अकाउंटिंग। सही है। देन इसी के डिफरेंस दिए गए हैं कि कैश बेसिस अकाउंटिंग में क्या है, कहता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट कहता है कैश बेसिस अकाउंटिंग में केवल कैश ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं, जबकि एक्रूअल बेसिस में ऑल कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों लिखे जाते हैं, है ना। इसमें टोटल हो जाता है, इसमें केवल कैश होता है। रिकॉर्डिंग द इनकम, इसमें केवल वही इनकम लिखी जाती है जो कि कैश में मिल गई, रिसीव्ड इन कैश। और ये कहता है कि ऑल इनकम लिखो, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट। एक्सपेंसेस की बात करें तो ये कहता है वही खर्चे लिखो जो पेड इन कैश है, जबकि ये कहता है सारे एक्सपेंसेस ले लो क्योंकि ये टोटल पे चलता है। एक्चुअली एक्रूअल बेसिस जो है ना वो आपका टोटल पे चलता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सही है। और ये केवल कैश बेसिस पे चलता है, जितना कैश आया या जितना कैश गया ये उसी पे चलता है। ठीक है। इस कैश बेसिस में लिखा है कि ये बिल्कुल डिफरेंस नहीं करता, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस कि वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू, जबकि ये कहता है कि केवल आप रेवेन्यू आइटम ही ले सकते हो, कैपिटल आइटम आप नहीं ले सकते। अब कैश बेसिस अकाउंटिंग जो है ये केवल प्रोफेशनल्स के लिए ही एप्लीकेबल है, लाइक डॉक्टर, लॉयर वगैरह इनके लिए, जो कि बिजनेस के लिए जो है बड़े बिजनेस वगैरह जो होते हैं वो सारे एक्रूअल बेसिस पे चलते हैं। तो इसके 2 या 3 डिफरेंस ही पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा आपके नहीं पूछेंगे। तो आप जो है इनके 2-3 डिफरेंस कोई भी जो आपको अच्छे लगे उनको अच्छे से याद कर लें। एक आपका क्वेश्चन 2-3 नंबर का बन सकता है हाइब्रिड।
हाइब्रिड या मिक्स्ड बेसिस अकाउंटिंग। तो कई जगह हाइब्रिड बेसिस अकाउंटिंग चलती है। सर हाइब्रिड बेसिस क्या होती है? मान लो आप एक अकाउंट बना रहे हैं, उसमें आप एक्सपेंसेस और इनकम लिखें, तो कहते हैं जो इनकम या रेवेन्यू जो है ना, वो तो आप लो कैश बेसिस पर। किस पे लो? कैश बेसिस। ये कैश लिखा है। और जो एक्सपेंसेस आप ले रहे हो वो आप लो एक्रूअल बेसिस पर। वो किस पे लो? एक्रूअल बेसिस पर। तो देखो इसमें कैश बेसिस भी आ गया और इसमें एक्रूअल बेसिस भी आपका आ गया। पर ये बात ध्यान रखना, इनकम जो होती है वो कैश बेसिस पर है और एक्सपेंस जो होते हैं वो एक्रूअल बेसिस पर। अब क्योंकि दोनों मेथड इसमें आपके आ गए, कैश भी आ गया और एक्रूअल भी आ गया, तो ये दोनों का मिक्सचर हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड या मिक्स्ड। ये एक सिस्टम होता है, इसको नॉर्मली प्रोफेशनल्स इसको यूज करते हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, उनका जो सिस्टम है वो इस तरह से चलता है कि भाई इनकम तो वही मानो जो कैश में मिल गई है, हाँ खर्चे वो मान लो जो कि आपको सारे ही पे करने हैं, उसमें कैसे करना है। तो जब दोनों मेथड यूज हो जाते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? हाइब्रिड सिस्टम जो है वो बोलते हैं। सही है। और इस अब इसका आप एडवांटेज डिसएडवांटेज इजीली समझ सकते हैं कि कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में क्या है। तो कैश बेसिस में इट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एस्टिमेट एंड पर्सनल जजमेंट, इसमें इसकी जरूरत नहीं है। और ये केवल कुछ ही एंटरप्राइज जो प्राइवेट प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हीं के लिए अप्रोप्रिएट है। तो ये अपन कह सकते हैं कि हाँ भाई इसमें आप प्रोफेशनल्स जो है अपने अकाउंट अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, इससे पूरा ट्रू एंड फेयर व्यू पता नहीं लगता और इट डज नॉट मैचिंग प्रिंसिपल इससे नहीं आ रहा क्योंकि आपने खर्चे 2017 की बात करें 2017 की, तो 2017 के आपने एक्सपेंस सारे नहीं लिए, आपने तो केवल वो लिए जो पे किए। दैट्स व्हाई वो मैचिंग प्रिंसिपल को अलाउ नहीं करता। देन एक्रूअल बेसिस की बात करें, इसके एडवांटेज हैं, ये ट्रू एंड फेयर व्यू आपका देता है, ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी जो यहाँ डिसएडवांटेज थे वो यहाँ क्या बन गए? एडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये सिंपल नहीं है, इसके लिए आपको पूरी अकाउंटिंग ढंग से सीखनी पड़ती है, उसके बाद ही कर सकते हैं, जबकि कैश बेसिस तो कोई भी कर सकता है ना। तो इसके लिए काफी रिक्वायरमेंट एस्टिमेट्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो जो यहाँ के एडवांटेज हैं वो यहाँ के क्या बन गए? डिसएडवांटेज बन गए। तो आप इजीली इनको याद कर सकते हैं। तो ये वाला चैप्टर जो है बेसिकली कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग का डिफरेंस और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर बेस था। 2-3 बार आप इसको रीड करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू।